हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 1 अगस्त टू 12 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SC/ST रिजर्वेशन आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सुना ही होगा। तो क्या है, 1 अगस्त को कुछ भी ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कोई भी एडिटोरियल नहीं था, तो इसलिए हम 2 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 अगस्त को द इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था, आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर मॉडल ऑफ OBC रिजर्वेशन। तो आप पहले इसको यहीं पर समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो SC/ST को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें भी सब क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वंचित वर्ग है जिन्हें सच में उनका बेनिफिट मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, वो उनको नहीं मिल रहा है। जो क्रीमी लेयर है वो ही इसका बेनिफिट उठा पा रही है। तो इसलिए रिजर्वेशन में भी, उसमें SC/ST रिजर्वेशन में भी सब क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है। तो वही है इस पूरे एडिटोरियल का जो सार है, समरी है। अब देखो मुद्दा क्या है, उसको डिटेल से समझते हैं। गुरुवार अगस्त बहुमत वाले फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में तरजीह उपचार प्रदान करने के लिए उपवर्गीकृत करने का अधिकार है। तो हमने जिस तरह से जुलाई करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा, उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। तो इस न्यूज का हम यूज कहाँ पर करेंगे, GS2 पॉलिटी में, क्योंकि 2014 में PYQ आया था। आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे एक उच्च अग्रलक्षी प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में न्यायिक सक्रियवाद द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, हाल के समय में यानी हमें रिसेंट के एग्जाम्पल बताने होंगे किससे रिलेटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये UPSC की थीम है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हमारे पास इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन आते जाएंगी, तो एक साल में मटेरियल इतना इकट्ठा हो जाएगा इस आंसर को लिखने के जितनी नीड हो। तो कहाँ अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारे प्रियम्बल का जो आधार है, आधारिक संरचना। तो हमने इस पर मॉडल क्वेश्चन बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अधिक तरजीह उपचार प्रदान करने के लिए उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। इस विषय में जुड़े सभी पहलुओं की विवेचना कीजिए। तो क्या निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था कि उपवर्गीकरण की संवैधानिक आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि यदि घटकों की सामाजिक स्थिति तुलनीय नहीं है तो वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए वर्ग के भीतर सब क्लासिफिकेशन एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2004 के EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट देता है, जिससे कहा गया था कि SC/ST सूची एक समरूप समूह है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ही ये निर्णय लिया था कि इसमें सब क्लासिफिकेशन करने की नीड नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको चेंज कर दिया है 2024 में अपने ही डिसीजन को। तो ऐसे आपने सुना हो, आया था जैसे स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, उन्होंने अपनी इस वाले निर्णय को स्वीकार किया कि इसमें थोड़ा उनसे मतलब गलती है, लेकिन समय की जो आवश्यकता है कि यहाँ पर भी सब क्लासिफिकेशन किया जाए जिससे वंचित वर्ग को इसका बेनिफिट हो। और हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है हमारा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार क्या है, संवैधानिक वैधता। न्यायालय ने इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(5) के तहत वैध ठहराया है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। वास्तविक समानता का उद्देश्य, इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ उन समूह तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और इस प्रकार वास्तविक समानता को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात भले ही राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस जड़ से हम संविधान में दिए गए अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो होता है ना वोट बैंक की राजनीति, तो राजनीतिक दल क्या पता अपने अकॉर्डिंग इसका सब क्लासिफिकेशन कर ले। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, जैसे राज्य को यह साबित करना होगा कि उपवर्गीकरण की आवश्यकता है, राज्यों को अपने दावा को समर्थन करने के लिए अनुभाविक साक्ष्य प्रदान करना होगा, राज्यों को उप समूहों को वर्गीकरण करने के लिए तर्क संगत आधार देना होगा, उपवर्गीकरण के लिए राज्यों को द्वारा दिए गए कारणों को अदालत समीक्षा की जा सकती है। अगर राजनीतिक दल इसका गलत उपयोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है। अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे क्या लिखेंगे हम इसका लास्ट में कंक्लूजन लिखते टाइम
कि यह फैसला सकारात्मक भेदभाव की नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे समाज में वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि इस फैसले को राजनीतिकरण हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उपवर्गों का निर्माण कर सकते हैं। अब आपने इस न्यूज को समझ लिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सब कुछ जान लिया है। अब देखो इसका किन किन एसओ में भी और यूज हो सकता है। 1999 में ये एसए आया था, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट। 2005 में जस्टिस मस्ट रीच द पुअर, जो जस्टिस है वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह से एसए आया था 2020 में, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस मीनिंगलेस। यानी अगर आर्थिक समृद्धि होती रहे लेकिन सामाजिक न्याय है वो सुनिश्चित ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जो आर्थिक जो ग्रोथ हो रही है वो मीनिंगलेस है। ऐसे ही एससी 22 में यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय था, जो उन्होंने अपने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य फैसले में लिया था, उन्होंने इसको 2024 में बदल दिया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कह सकते हैं कि हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं, जिसकी हमें अब वर्तमान में आवश्यकता है, उसकी तरफ ही हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। 3 और 4 अगस्त को कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं लगा मुझे। 5 अगस्त को द हिंदू में एडिटोरियल था, वायनाड भूस्खलन पीड़ितों को जलवायु आघात का अनुभव कैसे हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि GS1 में हम जो ये रिसेंट के एग्जाम्पल होते हैं उनको यूज करते हैं, लेकिन जो फ्लड है, लैंडस्लाइड है, साइक्लोन है, इन सबको हम अपने स्टैटिक पार्ट में कवर करते ही हैं। तो आपको GS1 में इसको एज एग्जाम्पल यूज करना है। साथ ही केस स्टडी आई थी 2019 में, गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र से आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, भोजन, पेयजल, अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है। विलंबित और सीमित राहत कार्य में स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए। इन विषम परिस्थितियों में आपकी क्या अनुक्रिया होगी? एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे। तो अब हमने रिसेंट जो ये घटना हुई है उसी को लेकर मॉडल क्वेश्चन केस स्टडी बनाई है कि आप वायनाड के डीएम हैं, इस क्षेत्र में आपदा ने बहुत तबाही मचाई है, सैकड़ों लोग मारे गए। सर्वेक्षण करने पर आपने पाया कि लोग मानसिक और भावनात्मक आघात का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। सरकार की और आपसे इस संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट तैयार करने का दबाव है। आपकी पदोन्नति भी होनी है। इस परिस्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? उठाए गए कदम के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें। तो आपको जुलाई जब मैंने करंट अफेयर्स कराया था वहां पर 2 केस स्टडी के मॉडल आंसर आपको लिख कर दिए थे और समझाया था कि केस स्टडी को हमें कैसे लिखना चाहिए। तो आप एक बार इसको लिखने का ट्राई करना। बाकी जब हम अपने एथिक्स के लेक्चर लेके आएंगे वहां हम बहुत सारी केस स्टडी को सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं। दी हिंदू में 7 अगस्त को क्या एडिटोरियल था? पोषण की कमी वाले गरीबों की गिनती। तो आप इस डायग्राम को भी एग्जाम में आपको बनाकर आना है। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? GS1, GS2 और GS3। इसमें कितनी सी न्यूज काम की थी? NSSO का डाटा था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पोषण से वंचित का अनुमानित अनुपात 17.1% और शहरी क्षेत्रों में 14% है, जो विशेष रूप से ग्रामीण भारत के कुपोषण की महत्वपूर्ण व्यापकता को उजागर करता है। यानी शहरों की तुलना में ग्रामीण में जो कुपोषण है वो बहुत ज्यादा है। जहाँ पोषण से जो लोग हैं वंचित, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। तो अब इसका हम यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे? तो देखो 2016 में GS1 में क्या PYQ था? गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त करना है। तो आपको मैंने जुलाई करंट अफेयर में भी प्रिवेशन ऑफ साइकिल, जो गरीबी का दुष्चक्र है, उसको एक्सप्लेन किया था। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। तो हम इसमें ये जो डाटा है उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से 2017 में जो क्वेश्चन आया, भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिलता है। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो इसमें भी हम इस डाटा का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही 2018 में, क्योंकि अब क्वेश्चन तो देखो ये थीम है जो यूपीसी पूछ रहा है, वही निर्धनता को कुल मिलाकर आपको जो गरीबी के दुष्चक्र को कैसे तोड़ सकते हो ना, उसको बताना है। थीम वही है, गरीबी का दुष्चक्र कैसे टूटने वाला है, उसी पर बस ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ऐसे 2018 में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है।
तो जब मैंने जुलाई का करंट अफेयर्स करवाया था वहां पर मैंने इस पर मॉडल आंसर आपको लिख कर दिया था। तो आप बार बार सेम चीज को रिवाइज करो, कम पढ़ो, बार बार उसको रिवाइज करो और उसको मल्टीपल टाइम उसको यूज में लो, हर जगह समझो ज्यादा, पढ़ो कम, रिवीजन बहुत ज्यादा करो। अब मैं आपको यहाँ पर भी फिर से वही लिख कर दूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप रिवीजन जितनी बार करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा और आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिनका भी बहुत लास्ट में अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है या जिनका नहीं होता है, बहुत सारे साल उनके वेस्ट हो जाते हैं, वो यही होता है कि हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और जो भी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं, ये तो आप मानते हो ना, जिनको 7-8 साल हो गए हैं वो उनसे उनके पास उनसे नॉलेज थोड़ी सी तो कम ही होती होगी, लेकिन वो करते क्या है, वो रिवीजन बार बार करते हैं। यही होती चीज जो उनको सिलेक्शन दिलाती है। दी हिंदू में 7 अगस्त को क्या है एडिटोरियल, 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बिंदु तक पहुंचने के लिए शक्ति। तो देखो इसमें जो सारांश था उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमें 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपने सुना हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। तो कौन कौन से पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स है? पॉलिसी, इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कैपिटल स्टॉक, लेबर फोर्स, इन सब का डेवलपमेंट करना है अगर हमें 30 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो अब अगर आपको ये नहीं पता है कि पोटेंशियल जीडीपी होती क्या है, तो उसकी डेफिनेशन है वह अधिकतम स्तर है जिसे कोई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति दबाव पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। मतलब अगर आप इन सब में निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है, इससे इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा निवेश कर दोगे और इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखोगे तो ये और नई चुनौती बनकर सामने उभर जाएगा। तो पोटेंशियल जीडीपी का विकास करो लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर, किससे मुद्रास्फीति की समस्या ना उत्पन्न हो। 6 अगस्त द हिंदू में था, दिल्ली निगम में 10 एल्डरमैन मनोनीत कर सकते हैं एलजी सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ था, जो भी राजनीतिक दल जो चुनकर आते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष चलता ही रहता है। तो इसमें जो राजनीतिक दल जो चुनकर आते हैं उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोला था कि आप जो 10 एल्डरमैन मनोनीत कर रहे हो निगम के लिए वो आप नहीं कर सकते। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नियुक्त कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो आप यही न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 6 अगस्त को निर्णय दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में नगर पालिका प्रशासन के विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्ति को नामित करने का अधिकार उनके कार्यालय से जुड़ा एक वैधानिक कर्तव्य है। यह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह में बाध्य नहीं है। अब देखो ये मैंने न्यूज क्यों ली, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू आया था 2018 में। क्या आया था, क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कश्मकश को निपटा सकता है? तो ये उसी में एक एग्जांपल है। बस मैंने जुलाई की जगह यहाँ पर अगस्त 2024 कर दिया। तो ये इसी तरह से बस जो क्वेश्चन है वो उसका यूपीएससी का पूछने का वो बदल जाता है। तो ये एज एक ही एग्जाम्पल के रूप में ऐड होगा। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे और भी न्यूज आएंगी तो हम इसी आंसर में उनको ऐड करते जाएंगे। तो इससे हम जो कुछ कोई भी न्यूज को पढ़ रहे हैं ना तो हम समझ के पढ़ रहे हैं और उनका हम ज्यादातर यूज कर पाएंगे। वरना होता क्या है, हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन हम उसको यूज करना ही नहीं सीख पाते। और देखो अब कितना कम इसमें उठाया गया। अभी नया 7 अगस्त की न्यूज स्टार्ट हो गई, सिर्फ इतना ही उठाया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि हमको हमारी जो कमांड है वो यूपीएससी सिलेबस और यूपीएससी पीवाईक्यू पर है, इसलिए आपकी सिलेबस और पीवाईक्यू पर कमांड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इससे ये समझ में आता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना मटेरियल ही उसमें से उठाना है। ठीक है, तो आप ही अब इस चीज को सीखो यहाँ से। डाउन टू अर्थ 7 अगस्त, शायद आदित्य का ही पता नहीं कमेंट था, जिसका भी था कि हमें मटेरियल तो मेरे पास है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे उसको पढ़ना किस तरीके से। तो आप इन लेक्चर्स को देखकर यही सीखो कि हमें किस तरह से पढ़ना होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ कितना जो काम का है ना, सिर्फ उतनी ही न्यूज को उसमें उठाया है, बहुत ज्यादा इसको बल्कि नहीं बनाया है मैंने। जितनी हमें नीड है, जिस तरह से यूपीएससी पूछता है, सिर्फ उतना ही मटेरियल पिक किया गया है। अब देखो जैसे डाउन टू अर्थ 7 अगस्त को ये था, सीएससी रिपोर्ट में शहरी भारत में ओजोन प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि हुई है। अब हमको इसमें एक्सप्लेन करके बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब इतना सारा हमें थोड़ा ना एग्जाम में लिखना होता है, तो हमें तो सिर्फ ये एज ए न्यूज जो है उसको ही बस यूज कर लेना है। क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, प्रदूषण की जो समस्या है, तो वो सारे हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो इसको हम एज एग्जांपल बस यूज में लेंगे GS1, GS2, GS3 में। ठीक है,
सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी जो इसमें इतना एक्सप्लेन करके जो भी दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये सेंटर फॉर साइंस ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है, तो इसको जो पर्यावरणीय नैतिकता है, एथिक्स में भी क्वेश्चन वहां पे हमारी सिलेबस का पार्ट है, वहां पर भी यूज कर सकते हो, या किसी ऐसे की स्टार्टिंग करने के लिए ऐसे। अब इंडियन एक्सप्रेस में 8 अगस्त को था कि पायरोक्यूमुलिम्बस क्लाउड वैन वाइल्ड फायर स्पिट स्टॉर्म्स लाइटनिंग, जब जंगल की आग तूफान बिजली उगलती है। क्या न्यूज है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वर्तमान में भड़की जंगल की आग इतनी तीव्र है कि उन्हें पायरोक्यूमुलिम्बस क्लाउड बादल बनाए हैं, जिनमें गरज के साथ बारिश करने और अधिक आग लगाने की क्षमता है। तो क्या होते हैं क्लाउड? अग्नि बादल भी कहा जाता है, एक अनोखी और खतरनाक मौसम घटना है जो सीधे तीव्र जंगल की आग या ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी होती है। ये विशाल बादल केवल एक दृश्य तमाशा नहीं है, बल्कि आग के व्यवहार और मौसम के पैटर्न में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप देखो इस डायग्राम के माध्यम से समझो इसको कि पायरोक्यूमुलिमस क्लाउड होते क्या है। जैसे जंगल में आग लग गई, तो वहां से क्या हुआ, आग लगने की वजह से वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिससे आसपास की जो हवा है वो गर्म हो गई और लो प्रेशर क्रिएट हो गया। धीरे धीरे वाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ हुई, फिर बादल बनना स्टार्ट हो गया, और फिर उससे क्या हुआ, फिर तीव्र वर्षा, फिर धीरे धीरे लाइटनिंग। अब लाइटनिंग से क्या हुआ, फिर से आग लग गई। तो ये प्रोसेस इसी तरह से घूम रहा है। तो यही पायरोक्यूमुलिमस क्लाउड है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्लाउड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम आने वाले टाइम में भी अच्छे से कवर करेंगे जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा। डाउन टू अर्थ में 8 अगस्त को क्या था, एनजीटी टेक्स सो मोटो कॉग्निसेंस एज असम सिक्स टू हैंड ओवर काजीरंगा लैंड्स टू लग्जरी होटल। एनजीटी ने असम द्वारा काजीरंगा की जमीन को लग्जरी होटल को सौंपने की मांग पर स्वतः संज्ञान लिया। अब देखो इसमें भी बहुत सारा एनजीटी के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करके लिखा था, लेकिन हमें कितनी नीड थी इसमें, सिर्फ यही कि इसको हम एनजीटी, इतनी सी न्यूज काम की थी इसमें कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व से लग्जरी होटल को भूमि सौंपने की असम सरकार की योजनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मामला स्वतः संज्ञान लिया। तो एथिक्स में, पर्यावरणीय नैतिकता में, केस स्टडी में, कहीं पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए गुड एग्जाम्पल। जो एनजीटी ने ये जो स्टेप लिया है, इसको हम एज ए गुड एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे आगे हम इसको यूज करना भी सीखेंगे, क्योंकि अब इससे इतना कोई क्वेश्चन तो बन के आने वाला नहीं है जो मैं आपको यहाँ मॉडल क्वेश्चन दूं इसी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करवाऊं। सिर्फ ये इतनी सी न्यूज है, और ये कहीं पे भी जब क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग वो यूज हो जाएगी। वो आपको सोचना है कि हम यूज में ले सकते हैं या नहीं है, तो आपको मल्टी डायमेंशन सोचना है, फिर आप इसको ज्यादा से ज्यादा जगह यूज कर पाओगे। जैसे जीएस थर्ड, जीएस 4 ऐसे में, है ना। इंडियन एक्सप्रेस 8 अगस्त को क्या था, विनेश ओलंपिक अयोग्यता, वजन कम करना क्या है और यह विवादास्पद क्यों है। तो इन सभी की जो रहा इनके साथ जो भी हुआ वो आप सब लोगों ने सुना होगा फोन रील्स में, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हो, राजनेता हो, सभी ने मतलब कमेंट भी किए, ट्वीट भी किए कि, और रियल है यार, मतलब ये तो फिर नाइंसाफी तो हुई है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नियम को बहुत ज्यादा प्राथमिकता वैल्यू दी गई है सिर्फ 100 ग्राम वेट की वजह से, लेकिन ये हमारे लिए चैंपियन थी, है और रहेंगी। और अब यूपीएससी लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जिस भी तरह से पूछेगा वो 12 अगस्त में बहुत ही अच्छे एडिटोरियल आए थे, तो उसको मैंने अभी आगे कवर किया है। जिस भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं हम इसको जिस तरह से यूज में लेंगे वो मैंने आगे डिटेल से बताया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आपको ये दिखा दिया कि छोड़ा नहीं है, आपको कहीं लगे कि बहुत ही कम लिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस में क्या था, मोहम्मद यूनुस से पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया। तो ये तो था एडिटोरियल, लेकिन मैंने इसमें से एससी के लिए, जैसे हमने कहा था कि हमें एससी के लिए कुछ जो नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है उसके एग्जाम्पल हमारे पास होना जरूरी है, तो हमने उसको यहाँ पर वहां से ले लिया है सिर्फ हमारे एसए में यूज करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, पियर्सन, इन्होंने क्या किया है हमें इतना याद रखना है, इन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना, एक परिवार सहायता कार्यक्रम शुरू किया, वृद्धावस्था सुरक्षा लाभों को व्यापक बनाया और कनाडा में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए आधार तैयार किया, जिसके लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सूची गूगल ट्रांसलेट की वजह से ऐसा है क्योंकि इनका नाम है। इन्होंने क्या करा है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए जो काम करें उसके लिए इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इतना ही काम का है, इन्हें हमें एसए में यूज लेने के लिए याद रखना है बस। नेल्सन मंडेला, इनके बारे में आप सभी जानते ही हैं, रंग भेद की नीति के खिलाफ जो भी इन्होंने कार्य किए उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने एसए के लिए यहाँ से ले लिए इस एडिटोरियल से। अब द इंडियन एक्सप्रेस 9 अगस्त की न्यूज है, भारत बांग्लादेश की स्थिति को कैसे देखता है, संसद में विदेश मंत्री जयशंकर के संबोधन में सारांश।
तो जयशंकर ने रेखांकित किया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध दशकों से विकसित हुए हैं और कांग्रेस से लेकर भाजपा और 90 के दशक के उत्तर उत्तरार्ध की गठबंधन सरकारों द्वारा इसे पोषित किया गया है। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश संबंध कई दशकों से कई सरकारों के दौरान असाधारण रूप से घनिष्ठ रहे हैं। हालिया हिंसा और अस्थिरता के बारे में चिंता सभी राजनीतिक दलों में साझा की जाती है। कोई भी जब घटना होती है, कुछ भी होता है ना, तो हमारे लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है हमारे राष्ट्रीय हित, उसको सुरक्षित रखना है। कोई भी स्टेप लिए जाते हैं तो इसी को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। पीएम मोदी ने क्या विशेष की है, जैसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सामान्य स्थिति बहाल हो जाएंगी और हिंदू और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन घटनाओं, अब किसी भी अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको उसके कंक्लूजन में लिखने के लिए ये लाइन आप लिख सकते हो। अगर भारत बांग्लादेश पर कोई क्वेश्चन आता है तो इन घटनाओं से पता चलता है कि भारत बांग्लादेश में जारी स्थिति को एक आंतरिक मामला मानता है और एक संप्रभु देश के मुद्दों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। यह भारत की कूटनीतिक बुद्धिमत्ता और संयम को दर्शाता है। साथ ही भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जो उसके राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने और देखो राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने और उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बांग्लादेश को लेकर जिस तरह से 2024 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरह से पीवाईक्यू आया है, उसे मैंने अपनी जुलाई करंट अफेयर्स की सीरीज में कंप्लीट कराया। जिसने भी नहीं देखा वो उसको देख सकते हैं। अब 10 अगस्त द इंडियन एक्सप्रेस क्या थी, अधिकांश वृक्षारोपण अभियान विफल हो जाते हैं, क्या बदलाव की आवश्यकता है। तो हवा में CO2 सोख, क्या न्यूज है, हवा में CO2 सोखने में मदद के लिए हर साल विभिन्न देशों में दर्जनों वृक्षारोपण अभियान शुरू किए जाते हैं, लेकिन अक्सर कोई वास्तविकता जलवायु लाभ नहीं होता। आइए चर्चा करें कि क्या गलत हो रहा है और इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो हम क्या गलत कर रहे हैं, देखो, गलत पेड़, गलत जगह, गलत समय, यही हम सबसे गलती है जो कर रहे हैं। इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, GS 3 में यूज करेंगे। इन्वायरमेंट में दीर्घकालिक देखभाल का अभाव है। साथ ही वृक्षारोपण अभियान जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब इसे सोच समझकर स्थायी रूप से लागू किया जाए। उचित योजना, प्रजातियों के चयन, दीर्घकालिक देखभाल और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह पहला अपना वांछित पर्यावरण प्रभाव प्राप्त करे। तो इन्वायरमेंट पार्ट में जब हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो उसको हम यहाँ पर ऐसे वे फॉरवर्ड में एक पॉइंट के तौर पर उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। 12 अगस्त को वही ओलंपिक वाला जो मैंने आपको बताया था उसको मैंने डिटेल से यहाँ पे कवर कराया। देखो, चलो अब पढ़े। क्या था, दी हिंदू में भी था, दी इंडिया एक्सप्रेस में भी था। भारत के लिए सफलता और असफलता का मिलाजुला दौर। चीन ने ओलंपिक में अपने पदकों की संख्या में किस प्रकार वृद्धि की तथा ये खेल उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका यूज हम करेंगे GS2 पॉलिटी। देखो, मैं यहाँ पर पता है GS2, GS3, GS1 लिखती हूँ। मैं उसको ये भी नहीं लिखती कि गवर्नेंस में यूज करेंगे, पॉलिटी में यूज करेंगे, इंडियन सोसाइटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, IR में, इंटरनल सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इकोनॉमी में, एथिक्स में, मतलब कहाँ पर यूज करेंगे मैं वो सब नहीं बताती। क्यों नहीं बताती, क्योंकि मैं आपकी जो मस्तिष्क की जो सीमा है ना उसको बांधना नहीं चाहती। क्योंकि जब आपको कई साल हो जाते हैं ना, जब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है यार ये जो हमने पढ़ा है इसको तो हम यहाँ पे भी यूज में ले सकते हैं। तो UPSC में सब कुछ इंटरलिंकिंग का ही खेल है। जो जितनी जल्दी कम पढ़कर चीजों को ज्यादा इंटरलिंक करना सीख जाएगा ना, वो इतनी ही जल्दी से एग्जाम को क्रैक कर लेगा। इसलिए जब बस मैं यहाँ पे GS1, GS2, GS3 लिख देती हूँ ताकि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है ना वो मैं बंधे ना। आप उसको ज्यादा से ज्यादा कम पढ़ो लेकिन आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीखो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। PYQ आया था 2014 में। खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है। वापसी पर विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहन की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार, कार्यविधि के तर्काधार का मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुना व गुण पर चर्चा कीजिए। तो आपने भी देखा होगा जब भी कोई जीतता है तो जो सरकारें होती हैं उन्हें बहुत सारा प्रोत्साहन देती है, नगद प्रोत्साहन भी देती है। लेकिन उससे पहले क्या, जब वो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा था तो उससे पहले सरकार उन चीजों पे ध्यान नहीं देती, लेकिन जब कोई जीत जाता है तब उनको प्रोत्साहन, नकद, ये सारी चीजें दी जाती है। तो हमें उससे पहले की जो प्रोसेस है ना उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो हमारे पास 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल आए हैं तो गोल्ड भी आए और ज्यादा से ज्यादा आए, है ना। तो आगे चलते हैं। अब ऐसे किस तरह से आया था,
ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक, क्या भारत के लिए ये वास्तविकता हो सकती है? आप बताओ, एक भी तो आया नहीं। और ये यूपीएससी ऐसे कैसे कर रहा है? और ये ऐसे आज नहीं आया, पता नहीं 2002 ऐसे आया था, 2000 में। क्या 50 स्वर्ण पदक क्या भारत के लिए ये वास्तविकता है? तो इसको तो आए हुए भी ऐसे को भी 24 साल हो गए, तब हमारे पास एक स्वर्ण पदक नहीं आ रहा है, मतलब अभी जो हुआ रिसेंट में। तो वही है हम कि हम कैसे ला सकते हैं, तो हम उसी पे क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, उसी पर डिस्कस करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 32 खेलों का आयोजन हो। कितने खेलों का आयोजन है? याद रखो 32। हमने कितने में पार्टिसिपेट किया? 16 में। ये क्या दिखाता है? लैक ऑफ इंफ्रा, और हमारे जो प्लान है, बेहतर रणनीति हमारे पास नहीं है। इंडिया की क्या रैंक रही? 71। इंडिया ने गोल्ड 0, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5। लेकिन जिन्होंने भी जीता उनके पीछे उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही ज्यादा उनकी मेहनत है, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और लेकिन जो भी आने वाला टाइम है, जो भी और ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे, उसके लिए भी हमें बेहतर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तो कौन कौन है जिन्हें मिला है? नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल इन मैन जेवलिन थ्रो, अमन शेरावत ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस फ्रीस्टाइल 57 केजी रेसलिंग, मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, स्वप्निल कुशेल ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट, जिन्होंने भी ये सब जीते हैं। अब देखो इनके बाद आगे क्या। व्हाट इज अवर पोजीशन इन 2024 ओलंपिक कंपेयर टू अदर कंट्रीज? तो बहुत सारी कंट्रीज का दिया था, तो मैंने सबका नहीं लिया है, सिर्फ जो स्टार्टिंग की 3 थी, और हमारी रैंक तो 71 है ही। तो इन्होंने देखो यूनाइटेड स्टेट्स 40, 44, 42, चाइना 40, 27, 24, जापान 20, 12, 13, और हम कहाँ हैं? आपको खुश होना है? चलो खुश होते हैं। अदर बिम्स्टेक कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब के पास क्या है? शार्क कंट्रीज में देखे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। तो हम खुश हो सकते हैं कि हाँ हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन वास्तविकता तो ये है ना, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी ही नहीं जाती है। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वो जो हमारे यहाँ की जो थिंकिंग है ना स्पोर्ट्स को लेकर, वो यही है। यही रीजन है सबसे बड़ा। और भी रीजन है जिन पर हम बात करते हैं अभी। सम ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द रिलेटिव लो परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स: खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचे की कमी, सीमित सरकारी समर्थन और निवेश, सामाजिक आर्थिक चुनौतियां जैसे भारत गरीबी, सामाजिक असमानता और लैंगिक भेदभाव जैसे कारक कई प्रतिभाशाली युवाओं को खेलों में करियर बनाने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को अक्सर खेलों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़कियों को तो किया ही जाता है, लड़कों को भी आप देखते हो तो कोई खेलों के लिए तो सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में केवल 30% लड़कियां ही हैं नियमित रूप से जो किसी खेल में भाग लेती हैं। और देखो इसको न्यूज को हम कहाँ पे यूज में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे तो आ गया कि भारत क्या 50 स्वर्ण पदक जीत सकता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी तो ले सकते हैं। एक ऐसे आया था, वे स्वप्न जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, तो यही वे स्वप्न है जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। अब और कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से रीजन है? तो खेल विज्ञान और तकनीकी में पिछड़ापन। उदाहरण, चीन में एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए बायो मैकेनिक्स और पोषण विशेषज्ञ की एक टीम है। भारत में इस तरह की सुविधाएं सीमित है। मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर कोई गेम है, चाहे वो बैडमिंटन हो, है ना, तो जैसे उसमें 5 खिलाड़ी हैं, वो सारे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है, उनकी बॉडी का स्कैन किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि इनमें भी अगर थोड़े बहुत चेंजेस किए जाए तो कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो उस तरह से किया जाता है। लेकिन भारत में जो भी ये जो चीजें सीमित ही है। प्रशासनिक और प्रबंधकीय मुद्दे, जैसे भारत खेल संघों में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप भी खेलों के विकास में बाधा डालते हैं। जैसे कि एक केस स्टडी आई थी कि हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ में, इसमें कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न के आरोपों ने खेल जगत में हिलाकर रख दिया था, कि जिससे पता चलता है कि खेल निकायों में सुधार की कितनी आवश्यकता है। और भी रीजन है जैसे पोषण और स्वास्थ्य। यूनिसेफ के अनुसार भारत में लगभग 40% बच्चे कुपोषित है, जो उनके शारीरिक विकास और एथलेटिक क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। अब चाइना क्यों अच्छा कर रहा है? तो उसके पीछे क्या रीजन है? खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी समर्थन। एक हमने यहाँ पे देखा ही कि चाइना क्या कर रहा है, चीन में क्या हो रहा है कि वो बायो मैकेनिक्स का यूज करता है, और पोषण विशेषज्ञ उनके पास एक बेहतर टीम है। इसके साथ ही चीन में सरकार खेलों को राष्ट्रीय गौरव का विषय मानती है। एथलीटों को व्यापक समर्थन प्रदान, इससे वित्तीय सहायता, नौकरी की सुरक्षा और अन्य लाभ शामिल है। अब देखो, जब ये ओलंपिक होते हैं ना, हमारी स्कूल में तो हम क्या कर रहे होते हैं? व्हाट वी डू इन स्कूल,
लेकिन जैसे ये ओलंपिक वगैरह स्टार्ट होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है। अब इंडिया इनिशिएटिव टू इम्प्रूव ओलंपिक परफॉर्मेंस, इंडिया में जो जो भी सरकार है क्या क्या कर रही है, वो इनिशिएटिव कौन कौन से, उनको भी हम देखेंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम कर तो रही है, लेकिन आपको पता है रिजल्ट इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, इंडिया कर रही है, इनिशिएटिव ले गए हैं, लेकिन रिजल्ट तो नहीं है ना। रिजल्ट भी तो मैटर करते हैं। जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें पोषण प्रदान करना। नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड, इसमें क्या है, बुनियादी ढांचे का विकास करना। 2021-22 में एनएसडीएफ ने खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया। पिछले 5 वर्षों में एनएसडीएफ ने खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उद्देश्य विभिन्न खेल विषयों में उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इनका क्या उद्देश्य है, इसका भारत में खेल के विकास प्रोत्साहन के लिए शीर्ष राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में कार्य करना। इंसेंटिव ऑफ मेडल विनर, उद्देश्य क्या है इसका, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रेरित करना और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देना। कोलेब्रेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया गया है संगठन। इसका क्या उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करके खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने में मदद करना। लेट्स मूव इंडिया 2023, 2024 में पेरिस ओलंपिक से पहले भारत में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना। इस अभियान के तहत 100 से अधिक शहरों में मैराथन और अन्य खेल आयोजित किए गए हैं। अब देखो, ठीक है, मैं कहती हूँ ये ऐसे नहीं भी आएगा ओलंपिक के ऊपर, ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन जीएस2 में भी नहीं आएगा, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं तो क्या हम एक वेस्टर हाइड करके, मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, तो उसमें एक स्पोर्ट्स वाला फैक्टर भी तो होता है ना। तो हम अपने एसे में इसको यूज में ले लेंगे कहीं पर भी, जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे होंगे, जब हम मल्टी एंगल में उसको लिखते हैं, मल्टी डायमेंशन में, कि हम वहाँ पे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आयर सब कुछ कवर करते हैं, तो स्पोर्ट्स पार्ट को भी कवर करेंगे, है ना। उसके साथ ही जैसे एससे भी आया था, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो अब हमें पता है कि इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हम वहां पे बता देंगे, ठीक है, ये इनिशिएट लिए गए हैं, लेकिन अब हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ और करने की भी आवश्यकता है। क्योंकि दूरदर्शी निर्णय भी तभी ले जाते हैं जब ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। जैसे अब हमको ये सारे जो डाटा है, फैक्ट्स है, वो क्या दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, ज्ञान। अब हमें एक दूरदर्शी निर्णय लेना है, ये तो हमारा ज्ञान हो गया, तर्क हो गया, एनालिसिस कर लिया। ये सारी चीजों को देखते हुए हमने क्या क्या इनिशिएट ले रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और भी देशों से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक दूरदर्शी निर्णय लेने की क्या है, आवश्यकता है। ये ऐसे है, ऐसे की लाइन है ये जो मैं बोल रही हूँ, तो उसकी आवश्यकता है कि अभी तो हमें 2000, जब हम 2000 में ये यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, और आज 2024 में, तो हम तो 2047 तक भी अपना जो स्थिति है स्पोर्ट्स में हासिल नहीं कर सकते। तो फिर भी क्यों ना हम 2047 तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको ध्यान में रखकर कुछ नीतियां बनाए, क्योंकि कहने को तो हम बोल देंगे नहीं 2047 तक ही कर लेंगे, लेकिन अब भी तो 24 साल हो गए हैं ना। तो एक दूरदर्शी निर्णय लेने की हमें आवश्यकता है, ताकि हम स्पोर्ट्स में भी अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। तो मैंने देखो क्या लिखा है, इसको लिखकर आना एक मॉडल के रूप में, वे फॉरवर्ड में। जैसे हमें क्या करने की आवश्यकता है, मेगा स्पोर्ट्स पार्क्स इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल राजस्थान, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान का बनाया है। अगर स्टेट पीसीएस में भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, या कभी इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पोर्ट्स को लेकर भी, तो आप जिस भी स्टेट से हो तो अपना बना के रखना। तो मैंने राजस्थान को लेकर बनाया, जैसे देखो मेगा स्पोर्ट्स पार्क्स बनाओ, जैसे एट जयपुर। अब इसमें भी आपको क्या करना है, एक तो मेन पॉइंट हो गया, उसके बाद भी और बनाने छोटे छोटे। मान लो यहाँ पे हमने 10 खेलों को ही रखा, यहाँ पे 2 खेलों, दो कोई भी 2 खेल 3 खेल रख लिए, उनको प्राथमिकता देके यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से स्पोर्ट्स पार्क बनाए फिर हमने, उसके बाद जैसलमेर में, कोटा में, बांसवाड़ा में, श्रीगंगानगर में, धौलपुर में। अब मैंने इसको क्यों चुना, तो देखो हमने ये जो एरिया है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबको कवर करने के लिए, क्योंकि हम कितनी दूर जाएंगे, ट्रैवलिंग के लिए वैसे ही हतोत्साहित कर ही रहता है घरों से। तो इसलिए एक तो बीच में जो हमारी मेन कैपिटल है, फिर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लेकर इस तरह से स्पोर्ट्स पार्क बनाएंगे। जैसे मेगा फूड पार्क है ना, ऐसे मेगा स्पोर्ट्स पार्क बनाएंगे। अब इसको कैसे, ये प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं कैसे सफल होगा, तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। जैसे खेलों में विविधता को बढ़ावा देना है, मेल फीमेल, हम सब मेल और फीमेल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे ट्रांसजेंडर के लिए भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल की शुरुआत होनी चाहिए।
खेल में दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना, जैसे दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम स्थापित करना, कम उम्र से ही प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान और विकास के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम स्थापित करना, कोचिंग और प्रशिक्षण के मानकों में सुधार, कोचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों को भारत में लाना। और क्या करने की आवश्यकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप सभी मिलकर काम करने की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। फिफ्थ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले एथलीटों को सरकारी नौकरियों, खेलों, कोटों, कॉर्पोरेट प्रयोजन के माध्यम से नौकरी सुरक्षा प्रदान करें, सीएसआर। ठीक है, खेल सीएसआर को भी हम यहाँ पर जो सीएसआर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें हम स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं। खेल उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र को डेवलप करें, जैसे स्टार्टअप, स्टैंडअप योजना, मुद्रा योजना में जो ऋण दिया जाता है, तो खेलों के लिए उद्यमिता विकसित करने के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाए। उपयुक्त रणनीति अपनाने से मेगा स्पोर्ट्स पार्क मॉडल को सफल बनाया जा सकता है। आप भी अगर कहीं डीएम बनते हो तो आप भी फ्यूचर में ध्यान रखो कि हमें उसमें, चाहे हम हमें एजुकेशन में अच्छा करना हो, कहीं पे भी करना हो, लेकिन आपको उसमें महिलाओं की स्थिति पे ध्यान देना हो, वुमेन एम्पावरमेंट करना हो, लेकिन आपको स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है हमें। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी स्थिति है स्पोर्ट्स को लेकर, उसे भी अच्छा बनाना है। तो हमारी जो 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच की जो ये करंट अफेयर्स है, वो अभी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आगे 13, 14, 15, 16 इन सबको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।